सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो आंसर होगा पैटरसन जोसेफ को। यहां पे हम बात करें क्रिस्टोफर ब्लेंड अवार्ड 2023 की, लंदन के द्वारा दिया गया इसको, और किसे मिला ये? पैटरसन जोसेफ को। उन्हें उनके पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज के लिए ये मिला है। इस उपन्यास में इंग्लैंड में पहले अश्वेत मतदाता के बारे में बताया गया है। तो किन्हें मिला? पैटरसन जोसेफ को। अच्छा, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का नाम आपने सुना है? अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 इनको मिला था। बुल्गारिया के पहले लेखक हैं ये अवार्ड पाने वाले। उन्हें उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है 2023 का। 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। बाकी माइकल डगलस, अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, उसमें मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार मिला। और सर डेविड चिपरफील्ड की बात करेंगे तो अभी प्रित्जकर पुरस्कार इनको मिला था। तो ये सारे जाने माने जाने पहचाने नाम है, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी को भारत में अपना जीवन बीमा कारोबार शुरू करने के लिए एरडाई से मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। एरडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने अभी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को जीवन बीमा व्यवसाय लाइसेंस दे दिया है। तो ये कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स के द्वारा समर्थित ये कंपनी भारत की 25वीं जीवन बीमा कंपनी होगी। और इस कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जो पूर्व सीईओ हैं संजय दत्ता, उनको अपना सीईओ बनाया है। तो इस एक ही प्रश्न में आपको मालूम चल गया कि भारत की सबसे नवीनतम, या यूं कहूं कि 25वीं जीवन बीमा कंपनी अब कौन सी बन गई है? गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा प्रश्न आपको पता चल गया इस नई जीवन बीमा कंपनी के नए सीईओ या पहले सीईओ कौन बन गए भारत में? संजय दत्ता। बाकी एरडाई की बात करें, स्थापना होती है 1999 में। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। एरडाई का काम क्या होता है? भारत में जो जीवन बीमा कंपनीज है उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना और उनको लाइसेंस देने का ये काम करता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा मुंबई। तो मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार रहने के लिए सबसे महंगा शहर में बात करेंगे तो भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। वहीं अगर पूरे विश्व में हम बात करते हैं तो सबसे महंगा बताया गया हांगकांग को, फिर सिंगापुर है और फिर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। वहीं अगर मुंबई की बात करेंगे, भारतीय सबसे महंगा शहर तो है, लेकिन पूरे विश्व में ये कौन से स्थान पे है? तो पूरे विश्व में ये 147 नंबर पे आता है, दिल्ली 169 नंबर पे आता है और चेन्नई 184 नंबर पे आता है। अब देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, ईसीए इंटरनेशनल के द्वारा जो जारी किया गया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें टॉप पे बताया था न्यूयॉर्क को, फिर हांगकांग था और फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड था। और यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया और इसमें विश्व में टॉप पर हांगकांग है, फिर सिंगापुर है और फिर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 126 और टॉप पे है फिनलैंड। बाकी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर अफगानिस्तान है और भारत 13वां सबसे प्रभावित देश है। अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट आई थी, उसमें दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पर है, अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई, उसमें कर्नाटक टॉप पर बताया गया।
और दुनिया के सबसे धनी शहरों की बात करें तो उसमें न्यूयॉर्क टॉप पर है। और वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38 नंबर पर है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना की है। तो बताओ किस राज्य में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं यानी कि जल निकाय हैं? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम है सिक्किम में। वहीं अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में बात करेंगे तो पहले स्थान पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे है भारत। और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में बंगलुरु टॉप पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पर है सिंगापुर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें भारत 161 नंबर पर है, टॉप पर नॉर्वे है। और अभी नीति आयोग के 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल टॉप पर है, तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो अभी न्यूज़ में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 6 पनडुब्बी बनाने के लिए किस देश ने मजगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा जर्मनी। एक्चुअली में अभी जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस। क्या नाम है? बोरिस पिस्टोरियस। अभी ये भारत की यात्रा पर थे, यहाँ पे उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात की। और इसी यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच में 6 पनडुब्बी बनाने को लेकर के डील हुई, जिनकी कीमत है लगभग 43,000 करोड़ रुपीस। इसमें जर्मनी इंडियन नेवी को ये सबमरीन्स बना करके देगा, या यूं कहूं कि जर्मनी की एक समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है थिसैनक्रुप मरीन सिस्टम। वे भारत के मजगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी। और प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट 75I। यहाँ पे आई का मतलब हो गया इंडिया। और आपको बता दूं, ये जो सबमरीन्स होंगी ये AIP तकनीक पर बेस्ड होंगी। AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो सबमरीन्स होंगी ना, ये 15-15 दिन तक या 15 दिन से ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर रह पाएंगी। एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉर्मल पनडुब्बियाँ होती है, सबमरीन्स होती हैं, वो 2-3 दिन में बाहर आ जाती है। मतलब 2-3 दिन के अंदर उन्हें सतह पे, पानी की सतह पे आना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि सबमरीन्स पानी के अंदर ही तो होती है, उनका काम पानी के अंदर ही है, तो वो सतह पे क्यों आती, सरफेस पे क्यों आती, क्या कारण है? तो उन्हें अपने जनरेटर चलाने के लिए ऊपर सतह पे आना पड़ता है। वो जनरेटर से क्या करती है, अपनी बैटरी को रिचार्ज करती है, जिसके सारे पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। तो नॉर्मल पनडुब्बी को 2-3 दिन के अंदर पानी की सतह पे आना पड़ता है। और उस कारण से क्या होता है, अगर वो दुश्मन के इलाके में है तो वो दुश्मन की नज़र में आ जाती है। लेकिन ये जो खास तरह की AIP तकनीक पर ये जो सबमरीन्स बनेंगी, इसका फ़ायदा यही है कि 15-15 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर रह पाएंगी। वैसे वर्तमान में भारत के पास कितनी पनडुब्बियाँ हैं? 16 हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बन रही हैं। वो 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे कि INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। INS वागीर तक बन चुकी है, वागशीर बनना बाकी है। तो इसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था, या भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ये कौन सा है, जिसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2022 में, सितंबर 2022 में? इसका उत्तर दो आप। अच्छा, अभी वरुणास्त्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वरुणास्त्र ये क्या है? ये हैवी वेट टॉर्पिडो है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ अभी समझौता हुआ है, तो आंसर होगा फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी के साथ। इसमें जो कोचेज होंगे इस ट्रेन के, वो एल्यूमिनियम के होंगे। अच्छा, वैसे बात जर्मनी की हुई है ना, तो जर्मनी ये यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल होती है बर्लिन। आपको याद है 1995 में कोप फर्स्ट का आयोजन ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और यहाँ की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, जिन्हें अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 भी मिला था।
वैसे अभी नए चांसलर का नाम है ओलाफ स्कोल्ज, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और जर्मनी वो देश है जिसने दुनिया की पहली स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की थी। और आपको याद हो 2022 में G7 की अध्यक्षता ये जर्मनी के पास ही थी। वैसे अभी 2023 में G7 की अध्यक्षता ये की है जापान ने। जापान में अभी क्वाड समिट भी हुआ था, ये याद रखना, हिरोशिमा जापान में पढ़ा था हम लोगों ने। और अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था ना भारत में, भारत के उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। और अभी पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि पीटर्सबर्ग संवाद जलवायु परिवर्तन पर, ये बर्लिन में ही हुआ था। और ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, बशर्ते डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हो। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बाकन जगदीश सुधाकर को। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो याद रखना, अभी ये पुरस्कार भारत के बाकन जगदीश सुधाकर को दिया गया। और उन्हें ये पुरस्कार मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए दिया गया है। कहाँ पर है ये मन्नार राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, मन्नार की खाड़ी से आपको याद आएगा कि समुद्री गाय जिसे हम डुगोंग कहते हैं, उसके लिए संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को भी लिंक कर सकते हैं। और ये बाकन जगदीशन ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। और इस तरह से ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड हर 2 साल में दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में इसमें $12,000 दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, बाकन जगदीश सुधाकर नाम है। अभी हरि बाल कृष्णन का नाम सुना था, 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता। महेंद्र कुमार मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जीता इन्होंने। और शिव शंकरी की बात करें तो 2022 के लिए सरस्वती सम्मान इनको मिला, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये किस देश में हो रहा है? तो आंसर होगा भारत में। तो 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में हो रहा है। आखिरी बार 1996 में ये आयोजन भारत में हुआ था। और इस साल ये इसका 71वां संस्करण है और ये नवंबर में होना है। पिछले साल 2022 में इसका आयोजन एक कैरेबियाई देश है प्यूर्टो रिको, वहां पे किया गया था। और बात करें कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था, तो पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने। वैसे अगर आपके मन में आ रहा हो कि अभी तक कितनी भारतीय हैं जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, तो बताओ कितनी जीत चुकी हैं। मैं आपको हिंट दूं, ऋतिक रोशन के हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, कितनी उंगलियां हैं? तो आंसर होगा 6। तो भारत ने मतलब 6 बार जीता है। सबसे पहली मिस वर्ल्ड हमारी रही थी रीता फारिया, 1966 में जीता था। और फिर 1994 में ऐश्वर्या राय ने, 1997 में डायना हैडन ने, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और अभी 2017 में मानुषी छिल्लर विजेता रही थी। तो आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे पहला मिस वर्ल्ड किस भारतीय ने जीता था? रीता फारिया ने 1966 में। और सबसे लेटेस्ट वाला 2017 में जीता था मानुषी छिल्लर ने। ये तो मिस वर्ल्ड की बात हो गई। अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो अभी तक 3 भारतीयों ने जीता है। एक तो 1994 में जीता था सुष्मिता सेन ने, फिर सन 2000 में लारा दत्ता विजेता रही और सन 2021 में हरनाज संधू विजेता रही। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दी है, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर पूछ रहे हैं आपसे, अभी पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा यूके। तो अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। आप जानते हो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन्हें कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किसे कहा जाता है, तो फिर आंसर होगा जेफरी हिंटन को। चलो बताओ, अभी गूगल ने किस नाम से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा बार्ड। उसी तरह से रशिया की सेबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया था, और अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चलो यूं बताओ, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है टोपाज, इसको किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। बाकी आप जानते हो। अच्छा यूं बताओ कि किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत को कौन सी रैंक दी थी? 5वें नंबर पर रखा था भारत, टॉप पे अमेरिका है। तो यहां से भी ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। और देखो, ये हमने प्रश्न करा तो इससे आपको क्या फायदा हुआ कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो सारे मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए। तो अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसी टेक्निक से हम सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा, और अगर फायदा होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। तो अभी भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ये हुआ, कहां पे हुआ? ओमान की खाड़ी में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश और राफेल विमान ने हिस्सा लिया। वैसे अगर बात करें, अगर हम हटके कि अगर फ्रांस की बात होती ना, तो फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, शक्ति करते हैं, अभी फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हमने किया था, डेजर्ट नाइट नाम से एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं फ्रांस के साथ में, तो ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा यूं बताओ, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि को। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये किसे कहते हैं? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। और भूमध्य सागर, इसको लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर, ये मिस्र के अधीन है। तो ये भी 3 प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। और बाब अल मंदेव संधि ये किन 2 जल भागों को आपस में जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये जो बाब अल मंदेव संधि है इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और मुझे ये बताओ, हार्मुज जल संधि ये किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ने का काम करती है। तो वैसे तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, और अभी कुछ दिनों से मिलिट्री एक्सरसाइज वाले काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, और बार बार मैं आपको काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज करा रहा हूँ। तो आज हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर बताइए कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश प्राप्त हुआ है भारत को? तो आंसर होगा $46 बिलियन। तो अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में एफडीआई कितना रहा? ओनली $46 बिलियन, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 की तुलना में कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो $12 बिलियन कम हुआ है, क्योंकि उस वक्त $58 बिलियन आया था और अभी मात्र $46 बिलियन आया है। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये किस देश से आता है? तो सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस और उसके बाद अमेरिका से। अच्छा आरबीआई की बात है, तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था इनको। वैसे आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख, जिनके नाम पे मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। आरबीआई के लोगों में ये पाम ट्री आपको मिलेगा, ताड़ का पेड़, और ये रॉयल बंगाल टाइगर है। अभी आपको याद है आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया था, और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया था। और आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की भुवनेश्वर में। और आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया?
हर पेमेंट डिजिटल नाम से। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? भारत में। तो बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए भारत में इस साल बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये सेंटर बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में और इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। 7 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। फिर आपसे पूछा अभी नाटो देशों की एयरफोर्स के द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। फिर आपसे पूछा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया? 8 जून को। फिर पूछा अभी ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में टॉप पे कौन रहा? न्यूयॉर्क। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता का निधन हो गया, नाम बताओ? गीतांजलि अय्यर। फिर आपसे पूछा कॉनकॉर के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय स्वरूप। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LB डी क्रूज का निधन हो गया? केरल। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? भारत। फिर आपसे पूछा अभी DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा था कि CSA रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा तेलंगाना। और गाइज, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, भूल गए, ये लास्ट का इंतजार कर रहे थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, भूलिए मत। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक पे ग्रुप होता है तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी आपके लिए इन क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैं अपलोड कर दूंगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि इनकी आप प्रैक्टिस करते रहो, इनका रिवीजन आप करते रहो, इनकी क्विज लगा करके, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को रिवाइज करने का, वो भी कम समय दे करके। PDF भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ही, बिल्कुल फ्री में। अब ये क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? या तो प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स टाइप करो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो आंसर होगा NVS-01। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।